क्योंकि वहाँ पर कल से ये जो हिंदू स्टडीज़ में एमए प्रोग्राम आरंभ हुआ है, तो इस बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रथम वर्ष में ही, हालांकि ये है कोरोना काल है, प्रथम वर्ष में ही लगभग 45 से अधिक छात्र छात्राएं भारत के विभिन्न भागों से, और न कि सिर्फ भारत के विभिन्न भागों से, बल्कि कुछ हमारे बीच छात्र और छात्राएं भारत के बाहर से भी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो इस बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव के लिए भारत अध्ययन केंद्र एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। और मैं गर्वान्वित हूँ कि मैं इस उपक्रम से जुड़ रहा हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है वह है कि ये हिंदू स्टडीज क्या चीज है, क्या वस्तु है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। और उन विचारों की प्रासंगिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें जो नए नए छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं इस पाठ्यक्रम में, वो भी एक वृहद दृष्टि से इसके पीछे क्या कल्पना है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, उस सबको थोड़ा गहराई से समझेंगे। और उस समझ के बाद जब वो अलग विभिन्न प्रकार के विषय और उन विषयों के अंदर गहराई से उतरेंगे, तो शायद उनको उन विषयों की तार्किकता और उनकी प्रासंगिकता थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने तैयार किया है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पीपीटी सबको दिख रहा है? जी सर, दिख रही है। यस सर। हाँ, तो अगर ये स्लाइड बीच में चलना बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं कुछ उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार मैं स्लाइड्स फ्लिप करता हूँ और वो आती नहीं है। तो जैसा प्रोफेसर द्विवेदी जी ने बताया, हिंदू स्टडीज से हमारा अभिप्राय क्या है, और उस संदर्भ में सर्वप्रथम हमको ये समझना चाहिए कि इसी प्रकार का एक और विषय है, वो रिलीजियस स्टडीज है। हम कम से कम हिंदू स्टडीज में हिंदू शब्द को रिलीजन के साथ बराबर पर नहीं रखेंगे, लेकिन हिंदू स्टडीज क्या है उसको समझने के लिए अगर हम एक संदर्भ के रूप में रिलीजियस स्टडी जो ये फ्रेज है उसको समझें, तो उसका वो थोड़ा सा हमारे लिए सरल होगा। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि रिलीजियस स्टडी क्या होती है और क्या नहीं होती है। तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि रिलीजियस स्टडी क्या नहीं है। अब पूरे विश्व में अलग अलग विश्वविद्यालयों में रिलीजियस स्टडीज के नाम पर क्रिश्चियन स्टडीज पढ़ाया जाता है, इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाती हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। और जो छात्र छात्राएं मान लीजिए क्रिश्चियन स्टडीज के छात्र हैं, वो सिर्फ अपने पठन और पाठन का केंद्र बिंदु सिर्फ बाइबल को ही नहीं रखते हैं या सिर्फ टोरा को ही नहीं रखते हैं, उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी कई अन्य विषय हैं जिनको वो समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रिश्चियन स्टडीज मात्र बाइबल का अध्ययन ही नहीं है। इसी प्रकार इस्लामिक स्टडीज, उदाहरण के लिए जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज एक बहुत बढ़िया 2 कोर्सेज डेवलप किए गए हैं बैचलर्स और मास्टर्स के स्तर पर। उस इस्लामिक स्टडीज के पाठ्यक्रम में सिर्फ कुरान और हदीथ ही नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ उनके जो मजहबी ग्रंथ हैं सिर्फ उनको ही नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उनके अतिरिक्त बहुत सी अन्य चीजें भी पठन और पाठन की सामग्री में शामिल की गई हैं। यही सत्य बुद्धिस्ट स्टडीज के बारे में भी है कि वो सिर्फ धम्मपाद और त्रिपिटकों की स्टडी ही नहीं है। इसी प्रकार जब हम हिंदू स्टडी शब्द का या इस मुहावरे का, इस फ्रेज का उल्लेख करते हैं, तो इससे हमारा अभिप्राय सिर्फ वैदिक वाङ्मय, उपनिषद, पौराणिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे अपने रामायण और महाभारत हैं, सिर्फ इन्हीं को पढ़ना हिंदू स्टडीज नहीं माना जा सकता है।
ये हमें समझ लेना चाहिए। इसके परे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हमें, जिनकी समझ हमें होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न ये है, तो ठीक है, अगर हमने ये समझ लिया कि हिंदू स्टडी क्या नहीं है, तब हमें ये प्रश्न, इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि हिंदू स्टडी क्या है। तो एक बार फिर से हम रिलीजियस स्टडी के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो छात्र एवं छात्राएं रिलीजियस स्टडी पढ़ते हैं, वो अपने पाठ्यक्रम में दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्रकार विभिन्न रिलीजन्स, और रिलीजन शब्द का जब मैं उल्लेख करूंगा तो उसमें ये हिंदू शब्द को शामिल नहीं कर रहा हूं। रिलीजन शब्द का उल्लेख करते हुए प्रमुखतः क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, इस्लाम, जुडाइज्म, ये सब रिलीजन्स हैं क्योंकि वो अपने आप को रिलीजन कहते हैं। तो रिलीजियस स्टडी के छात्र एवं छात्राएं दो प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्रकार रिलीजन ने मानव के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया है, हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है, हमारी संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि अगर कोई छात्र भारत में क्रिश्चियन स्टडी, भारत के संदर्भ में क्रिश्चियन स्टडी पढ़ना चाहेगा, तो वो उसको ये समझना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति क्रिश्चियनिटी के कारण किस प्रकार से प्रभावित हुई। एक उदाहरण देता हूं, आजकल हम रविवार को छुट्टी मनाते हैं, संडे को छुट्टी मनाते हैं। इसका मौलिक कारण ये है कि हमारे ऊपर क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का प्रभाव था, और उस प्रभाव के कारण एक समय ऐसा आया कि जब हम लोगों ने रविवार को छुट्टी मनाना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से किस प्रकार रिलीजन जो है मानवता को और अलग अलग मानव समाजों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी अर्थ संस्कृति को, उनकी राजनीति को, उनके भूगोल को, उनके इतिहास को, उनके साहित्यिक वांग्मय को, उनकी विधि को, उनकी वैदिक परंपराओं को, मीडिया को, अंतर्मन को, समाज को, इत्यादि इत्यादि। ये पहला प्रश्न है कि किस प्रकार रिलीजन, मैं धर्म नहीं कर रहा हूं ध्यान करके, क्योंकि ये बाद में और बड़ी चर्चा का विषय, आगे हम इस पर और विषय में चर्चा करेंगे, किस प्रकार रिलीजन ह्यूमैनिटी को प्रभावित करता है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि किस प्रकार रिलीजन खुद प्रभावित होता है समाज के अन्य 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 पहलुओं के माध्यम से। इसी संदर्भ में ये अगली स्लाइड्स बदल रही हैं आप लोगों के साइड या नहीं बदल रही हैं? नहीं सर, वही साइड है। नो सर, नो सर। अब बदलिए, चलिए ठीक है। तो इसी संदर्भ में एक सेनेटर जॉन कैरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो वहां के राष्ट्रपति पद के लिए भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उनसे एक बार पूछा गया कि ये रिलीजियस स्टडी, जिसको कई लोग कंपैरेटिव रिलीजन्स के संदर्भ में भी समझते हैं, उनसे पूछा गया कि आपको ये रिलीजियस स्टडी का जो विषय है ये कितना आपको महत्वपूर्ण लगता है। तो उन्होंने बहुत ही सटीक दो वाक्य कहे। उन्होंने कहा, वो खुद पॉलिटिकल साइंस के छात्र रह चुके थे, उन्होंने कहा कि आई ऑफन से दैट इफ आई हेडेड बैक टू कॉलेज टुडे आई वुड मेजर इन कंपैरेटिव रिलीजन्स, कि अगर मुझे मौका फिर से मिले पढ़ाई करने का तो मैं पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ करके ये कंपैरेटिव रिलीजन्स या रिलीजियस स्टडी पढ़ना पसंद करूंगा, क्योंकि रिलीजियस एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर प्लेइंग अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल इन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इसका जो व्याप है इस विषय का, वो पूरे विश्व के हर समाज, हर राष्ट्र के ऊपर है। तो पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये रिलीजियस स्टडी का है, और इसलिए मैं उस रिलीजियस स्टडी को मैं एमए करना चाहूंगा बनस्पत की पॉलिटिकल साइंस में। तो ये उसका एक विश्व के जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, उसका एक विदेश मंत्री इस प्रकार से बात कर रहा था रिलीजियस स्टडी के संदर्भ में। तो कहने का तात्पर्य है, इसी धारा से जुड़ा हुआ है हमारा हिंदू स्टडी का विषय, और आपको उसके महत्व को समझने के लिए उसको बहुत उसके ऊपर गहराई से चिंतन करना चाहिए।
तो कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कि ये रिलीजियस स्टडी किस तरीके से पूरे विश्व में प्रचलित हुआ और उसका महत्व क्या है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो जितने भी औपनिवेशिक देश थे, कॉलोनियल एम्पायर्स थे, ब्रिटेन था, स्पेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, वो अलग अलग अपने कॉलोनीज से हट करके अपने अपने देशों में वापस जा करके सीमित हो गए थे। और उस समय साथ ही में यूएसए और रशिया, उस समय यूएसएसआर कहते थे, उनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कम से कम जो पश्चिमी जगत था, यूरोप और अमेरिका, उनके यहाँ ये बहुत गहरा चिंतन हुआ कि अब हमारी कॉलोनीज तो समाप्त हो गई हैं, और किस प्रकार इस कोल्ड वॉर के युग में हम अपना प्रभाव अक्षुण्ण बनाए रखें विश्व के अलग अलग महाद्वीपों पर, विश्व के अलग अलग देशों के अंदर। और उस संदर्भ में वहाँ के जो बुद्धिमान लोग थे, मनीषी थे, प्रोफेसर्स थे, थिंकर्स थे, एकेडमिशियंस थे, उन्होंने कहा कि अगर आप ये रिलीजियस स्टडी या इसी तर्ज पर एक्सपर्ट्स को पूरे पश्चिमी जगत में स्थापित करेंगे और मजबूत करेंगे, तो आपको विभिन्न दुनिया के जो विश्व के विभिन्न राष्ट्र हैं और समाज हैं, उनकी गहरी समझ आपके पास आएगी, और उस गहरी समझ के माध्यम से आप उन देशों और समाजों के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रख सकते हैं। तो इस रिलीजियस स्टडी का उद्देश्य दुनिया की राजनीति, दुनिया की स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर बहुत गहरी तरीके से हुआ है। लेकिन कई कारण थे कि रिलीजियस स्टडी वाला जो क्षेत्र है पढ़ाई का, पठन पाठन का, वो भारत में बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो भारत में 2-3 विषय थोड़ा ज्यादा प्रचलित हुए। इस्लामिक स्टडीज भारत में आजकल पढ़ाई जाती है, जामिया मिलिया पढ़ाता है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ाया जाता है, जेएनयू में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसी प्रकार बुद्धिस्ट स्टडीज भी भारत में कुछ विश्वविद्यालयों में इसके बारे में पढ़ाया जाता है, किंतु हिंदू स्टडीज पिछले वर्ष तक किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये उपक्रम आरंभ हुआ है। पश्चिम के जगत में कई विश्वविद्यालय हिंदू स्टडीज भी पढ़ाते हैं, और वो सब देख करके हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या हम, और हमसे अर्थात जो भारतीय जगत में छात्र हैं, छात्राएं हैं और आचार्यगण हैं, हमारा क्या सिर्फ जीवन का उद्देश्य जो ज्ञान बाहर उत्पन्न होता है उसको हम सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम उनके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम खुद अपने बल पर ज्ञान का सर्जन करें और उस ज्ञान को सर्जित करके पूरे दुनिया में उसका प्रचार एवं प्रसार करें? तो ये सब सोच करके हिंदू स्टडीज के बारे में चर्चा आरंभ हुई, और आधुनिक जो भारत है, जिसको आजकल बहुत सारे उसमें नया भारत कह रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी हिंदू स्टडीज का बहुत गहरा महत्व है। क्यों महत्व है? भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जब से पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे और भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण हुआ, उसके बाद से उसके उपरांत भारत की अर्थव्यवस्था की जो साइज है और उसकी बढ़ने की गति है, बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और आज भारत पूरे विश्व में तीसरे या चौथे नंबर की इकोनॉमी है। जाहिर है कि जब भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत होगी तो भारत में विदेशियों की भी, विदेशी देशों की, वहाँ के राजनीतिज्ञों की, वहाँ के इकोनॉमिस्ट्स की, वहाँ के बिजनेसमैन की और वहाँ के सामान्य व्यक्ति की भी भारत में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। और क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है तो उसकी सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति भी बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ भारत की जो ये सांस्कृतिक धाती है, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसका भी प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में थोड़ा ज्यादा तेजी से और ज्यादा इफेक्टिवली हो रहा है। उदाहरण के लिए एक टाइम मैगजीन यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें एक सर्वे आया था, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है, और उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था अमेरिका में जो सामान्य जन है उनसे,
कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, टाइम मैगजीन में इसका, नहीं सॉरी, टाइम ने, न्यूज़वीक में इसका उसके रिजल्ट्स प्रकाशित हुए थे कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब अमेरिका का जो सामान्य व्यक्ति है वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू नहीं है, और उसने कोई बहुत ज्यादा भारत के बारे में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इतने सारे भारतीय वहां गए हैं और उनके साथ चर्चा होती है, विमर्श होता है, और भारत से कई साधु सन्यासी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके कारण भी भारत के बारे में जानकारी बढ़ी है, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि लगभग 30% अमरीकी, उस समय में 10-15 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और हमारा भी पुनर्जन्म होगा। तो ये कल्चरल एक्सपेंशन जो है, हालांकि वो एकदम अभी सतह के ऊपर एकदम प्रकट नहीं हुआ है बहुत प्रखर रूप से, लेकिन ये कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है भारत का, वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा है। तो अगर भारत के बारे में जाहिर है लोग ज्यादा जानना चाहेंगे, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको इस जानकारी से अवगत कराएं। ये पहला कारण है कि हिंदू स्टडीज का जो क्षेत्र है भारत में क्यों विकसित किया जाना चाहिए। दूसरा, जब बाहर के लोग और भारत के लोग भी हिंदुओं के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे, तो वो इस साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इन हिंदुओं की, मान लीजिए ये इक्वालिटी, बराबरी का जो आइडिया है, इसके विचार, इसके बारे में इनका क्या विचार है। न्याय के बारे में हम हिंदुओं की क्या अवधारणा है। स्त्री और पुरुष के बीच समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस स्त्री पुरुष संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस संदर्भ में हिंदुओं की क्या अवधारणा है। हिंदुओं की पर्यावरण के बारे में क्या अवधारणा है। हमारे कौन से हीरोज हैं, कौन लोग हैं जिनको हम हीरो या प्रार्थना पुरुष नहीं मानते हैं। तो ये सब प्रश्न स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में आएंगे, और उस दृष्टि से भी अगर हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो हम अपने बारे में दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। तो ये दूसरा कारण है हिंदू स्टडीज को आगे क्यों विकसित किया जाना चाहिए। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अभी 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे जितने भी शासन और प्रशासन के तंत्र हैं, विधि से संबंधित, अर्थ से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, सोशल जस्टिस मैकेनिज्म्स जो हैं, शिक्षा के जो तंत्र हैं, प्रशासन के जो तंत्र हैं, पुलिस का तंत्र जो है, ये सब हमने अंग्रेजों से उधार पर लिए हैं। और अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सारे तंत्र हैं वो भारत की संस्कृति और भारत के रहन सहन, भारत के खान पान, इसके साथ उतना ज्यादा मेल नहीं खाते हैं। और जब भी किसी तंत्र उसके लोगों के साथ मेल नहीं खाएगा तो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। तो इस बात की भी आवश्यकता है कि हम अपने तंत्रों का धीरे धीरे भारतीयकरण करें, और सिर्फ उनका भारतीयकरण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे हमें इमोशनली मानसिक रूप से ज्यादा अच्छा लगेगा, मन को मजा आएगा, उस कारण से नहीं। क्योंकि जब ये तंत्र भारत की संस्कृति और भारत के जन मन के साथ ज्यादा अलाइन होंगे तो ये जो तंत्र हैं ये ज्यादा एफिशिएंट भी होंगे, और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सैन्य शक्ति, हमारा जो हमारी सांस्कृतिक जो शक्ति है, इसका भी प्रचार और प्रसार जो है ज्यादा तेजी से होगा। तो ये 3 कारण हैं, और इन 3 कारण के, इन 3 लॉजिक्स के कारण जो ये हिंदू स्टडीज का जो विचार है ये जन्मा है। और अब जैसे उदाहरण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी इसका आरंभ किया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए, क्योंकि मैं BHU का जो ये बोर्ड ऑफ स्टडीज था उसका भी सदस्य था, तो इसलिए मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है कि ये MA प्रोग्राम का क्या स्वरूप है। तो इसमें जो कौन क्वालिफाइड है, कितना लंबा कोर्स होगा, 2 वर्षीय कार्यक्रम है MA इन हिंदू स्टडीज। कोई भी छात्र छात्रा, चाहे वो विज्ञान का छात्र हो या इंजीनियरिंग की छात्रा हो या डॉक्टरी पढ़ रही हो या MBA कर रही हो या दर्शन पढ़ रहा हो, जिसके पास भी 2, 3 या 4 वर्ष की बैचलर्स की डिग्री है, वो हिंदू स्टडीज में MA करने के लिए वो है।
एलिजिबल है। और जो अभी पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है जिसका पालन करेंगे वो सेमेस्टर पैटर्न पर आधारित है। 4 सेमेस्टर्स का ओवरऑल MA प्रोग्राम होगा। हर सेमेस्टर में 4 विषय पढ़ाए जाएंगे जिनको कोर्सेज कहा जाता है। 4 कोर्स या 4 विषय पढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार 16 कोर्स होंगे और इन 16 कोर्सेज में 5 थीम्स कवर की जाएंगी। 5 थीम्स कवर की जाएंगी। पहली थीम होगी हिंदू प्रिंसिपल्स, और हर थीम के बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय की भी उपलब्धता कम है और मैं चाहूंगा कि 15-20 मिनट कुछ समय के ऊपर आप लोगों के प्रश्न भी उत्तरित कर सकूं। तो पहली थीम होगी हिंदू प्रिंसिपल्स। हिंदू प्रिंसिपल्स में 4 विषय पढ़ाए जाएंगे और हिंदू प्रिंसिपल्स में मोटा मोटा ये बताया जाएगा कि जितने भी भारतीय जीवन पद्धतियां हैं, चाहे जैन पद्धति हो, बौद्ध पद्धति हो, जैसे अपने अभी विजय शुक्ला जी बता रहे थे, आस्तिक एवं नास्तिक पद्धतियां जितनी भी हैं, वैष्णव पद्धति, शाक्त पद्धति, इन सब पद्धतियों के पीछे कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जो हम सबको जोड़े रखते हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं जो हम सबको जोड़े रखते हैं, उनके बारे में थोड़ा गहराई से हम समझने का प्रयत्न करेंगे और उस संदर्भ में हम 4 विषय पढ़ेंगे। तो ये है हिंदू प्रिंसिपल्स। दूसरी थीम होगी हिंदू प्रैक्टिसेस। अब हमने कुछ सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन इन सिद्धांतों को हिंदू जो भारत में रहता है या भारत के बाहर रहता है किस प्रकार अपने जीवन में अवतरित करता है, उस संदर्भ में 3 कोर्सेज या 3 विषय डिजाइन किए गए हैं और वो हिंदू प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तीसरा विषय है मेथड्स फॉर एनालाइजिंग नॉलेज। इसके बारे में मैं थोड़ा 2-3 स्लाइड बाद थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। और चौथा थीम होगा लैंग्वेज, क्योंकि भारत में हिंदुओं से संबंधित, और हिंदू जब शब्द का हम उपयोग इस पाठ्यक्रम में करेंगे उसमें हम वैदिक परंपरा के अनुयायी, जैन परंपरा के अनुयायी, बौद्ध परंपरा के अनुयायी, सिख परंपरा के अनुयायी और साथ में जो हमारे वनवासी और गिरिवासी बंधु हैं, जो हो सकता है कि किसी विशेष ग्रंथ से बंधे हुए नहीं हुए या जिन्होंने किसी विशेष ग्रंथ का साक्षात्कार नहीं किया है, लेकिन उनके भी जीवन मूल्य वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख लोगों जैसे ही हैं, जो बेसिक जो मूल्य हैं उसमें हम इन सबको शामिल करते हैं। तो अधिकांश इन जीवन दर्शनों से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी भाषा संस्कृत है। 90% ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। तो चौथी थीम होगी लैंग्वेज, जिसमें हर छात्र या छात्रा को परिचयात्मक संस्कृत सीखना होगा। वो एक कोर्स होगा और एक और कोर्स जो होगा वो ऑप्शनल होगा, तो आप कोई दूसरी भी भाषा सीख सकते हैं उसके अतिरिक्त। और फिर 5वीं थीम है डिसिप्लिन, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं थोड़ा हिंदू प्रिंसिपल्स के बारे में, एक स्लाइड है ये दिखाना चाहता था। तो हिंदू प्रिंसिपल्स में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो सारे भारतीयों को जोड़े रखते हैं। तो पहला सिद्धांत है तत्व के बारे में, तत्व ज्ञान। तो जो तत्व की समझ है जैन की या वैदिक की, वेदांती की या बौद्ध की या सिख की, उसमें कुछ भेद के बिंदु हैं और कुछ कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर सब लोग एक साथ सहमत होते हैं। तो उस कॉमन एलिमेंट के ऊपर थोड़ा विस्तार से समझाया जाएगा उसको। इसलिए उस पहले वाले कोर्स का नाम है, इसमें थोड़ा टाइपो है, तत्व, TATTV, तत्व विमर्श। तो पहला कोर्स है तत्व विमर्श, और उसी संबंध में स्त्री का क्या भारत में विमर्श हुआ है स्त्री के प्रति और स्वीकार्यता के प्रति क्या विमर्श हुआ है, वो चर्चा होगी। दूसरा जो कोर्स है वो धर्म एवं कर्म विमर्श है, क्योंकि फिर से मतलब अगेन धर्म और कर्म ये 2 ऐसे शब्द हैं, चाहे आप जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, स्मार्त हो, सब लोग धर्म के सिद्धांत को मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं, और सब लोग कर्म के सिद्धांत में भी स्वीकारोक्ति उनकी रहती है। तो ये दूसरा कोर्स है धर्म एवं कर्म विमर्श।
और तीसरा कोर्स है पुनर्जन्म, बंधन एवं मोक्ष। इन 3 शब्दों के ऊपर विमर्श होगा, क्योंकि ये भी पूरे भारतीय समाज के लिए ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। और फिर चौथा कोर्स जो है ऑप्शनल हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं सिख पंथ के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने का प्रयास करना चाहता हूं, तो मैं एक ऑप्शनल कोर्स या इलेक्टिव कोर्स सिख पंथ से संबंधित ले सकता हूं। हो सकता है मेरी रुचि बौद्ध आख्यान में हो, तो मैं बौद्ध दर्शन से संबंधित कोई कोर्स या विषय में ले सकता हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये हिंदू प्रिंसिपल्स है। दूसरा थीम जो मैंने बताया था वो है हिंदू प्रैक्टिसेस। उसका उद्देश्य है कि टू स्टडी हाउ हिंदूज हैव रियलाइज्ड देयर फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स एज इंडिविजुअल, सोसाइटल, गवर्नमेंटल एंड नेशनल लेवल्स। और इसके अंदर, इस थीम के अंतर्गत कौन कौन से तरीके हैं जिनके और किस प्रकार से जो ये हिंदू सिद्धांत हैं वो हमारे वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं। और इनके बारे में हम 2 ग्रंथों से बहुत गहराई से सीखते हैं। पहला है रामायण, तो एक कोर्स रामायण के ऊपर है, और दूसरा कोर्स जो है वो महाभारत के ऊपर है, महाभारत से संबद्ध है। और इन दोनों कोर्सेज में जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट गवर्नमेंटल लेवल, उनका एक्सप्लेनेशन और उनको एड्रेस किया गया है। और तीसरा कोर्स फिर से एक इलेक्टिव होगा, तो वो एक बहुत लंबी चौड़ी हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें से आप लोग इलेक्टिव कोर्स ले सकते हैं। ये तीसरी जो थीम थी, मेथड्स फॉर एनालाइजिंग नॉलेज, इसको बारे में काफी गहराई से चर्चा हुई थी और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके महत्व के बारे में मैं 2 मिनट थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या है कि हम किसी भी, मान लीजिए, ग्रंथ को पढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने भगवत गीता उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया, या उदाहरण के लिए मैंने दूसरी कोई किताब ले ली, मुंशी प्रेमचंद की गोदान, हिंदी में जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, वो लिया, उसको पढ़ा। जो भी मैं कोई पुस्तक या ग्रंथ या निबंध या आर्टिकल पढ़ता हूं, उसको मैं किस प्रकार से समझता हूं, उसमें जो भी सूचना और नॉलेज निहित है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पुस्तक दर्शन से संबंधित ही होनी चाहिए। कोई भी पुस्तक, राजनीति शास्त्र की पुस्तक हो सकता है कश्मीर के इतिहास के बारे में कोई पुस्तक हो, किसी भी पुस्तक को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं उसको किस प्रकार से एनालाइज करूं, उसका मैं किस प्रकार से विश्लेषण करूं, उसमें मैं किस प्रकार से, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज विश्वसनीय है क्या चीज विश्वसनीय नहीं है, क्या चीज अविश्वसनीय है, इन प्रश्नों का कैसे समाधान किया जाता है। क्योंकि ये प्रश्न तो उत्पन्न होंगे ही। मान लीजिए मैं कश्मीर के ऊपर कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं और मुझे उसमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, स्वाभाविक होगा कि मैं ये प्रयास करूंगा कि क्या जो ये चीज लिखी है ये वास्तव में थी, ये वास्तविकता है या वास्तविकता नहीं है। इस चीज को मैं गहराई से समझने की कोशिश करूंगा। अभी तक हमारे विश्वविद्यालयों में किसी भी पुस्तक को विश्लेषण करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए पाश्चात्य तरीकों का ही प्रयोग किया जाता रहा है। तो एक कोर्स है वेस्टर्न मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कोर्स, उसमें कई बहुत सारे तरीके हैं, क्रिटिकल थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इत्यादि इत्यादि। तो अभी तक चाहे आप जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी में चले जाइए या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो या किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में हो, किसी भी ग्रंथ को समझने और विश्लेषण करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, वो अभी तक सिर्फ पाश्चात्य तरीकों से ही उनका विश्लेषण किया जाता है। अब उसको एक विशेष तरीके से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसका कुछ विशेष तरीके के निष्कर्ष भी निकलेंगे। तो ये वेस्टर्न मेथड्स की एक लिमिटेशन है। एक आपको उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब पार्वती जी एक बार स्नान कर रही थीं और उन्हें एकाकी भाव हुआ,
तो उन्होंने कहा कि मैं गणेश का निर्माण करूंगी। तो अपने शरीर के उपटन से उन्होंने गणेश का निर्माण किया, उसमें प्राण फूके और ये गणेश से बात करने लगी। और फिर उन्होंने गणेश को कहा कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, घर के बाहर खड़े हो जाओ, कोई भी व्यक्ति आए तो उसको रोक देना और अंदर घुसने नहीं देना, क्योंकि मैं अंदर स्नान कर रही हूँ और जब मेरा स्नान समाप्त हो जाएगा तब मैं बाहर आकर के इस व्यक्ति से बात कर सकती हूँ। ये कथा बहुत पॉपुलर है, सबको पता होगा। कुछ देर बाद शंकर जी आए, शंकर जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, गणेश जी ने उनको रोका। 2 बार उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, गणेश जी ने रोका, थोड़ा बात बढ़ गई, गणेश शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने गणेश का गला काट दिया। अब ये कथा है, इस कथा का क्या निष्कर्ष है, इस कथा का आशय क्या है? अगर किसी पाश्चात्य व्यक्ति से पूछा जाए तो कुछ लोगों ने इसका विश्लेषण किया है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका विश्लेषण किया है, फ्रॉइड की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए इसका विश्लेषण किया है, और उन्होंने पाश्चात्य तरीके से विश्लेषण करते हुए अपनी पुस्तकों में लिखा है कि ये जो कथा है ये एक पिता और पुत्र के बीच में जो संघर्ष होता है, माता के आकर्षण को प्राप्त करने के लिए या स्त्री के आकर्षण को प्राप्त करने के लिए, और ये मैं बहुत ही संभली हुई भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, उस भावना के कारण ये संघर्ष हुआ शिव और गणेश के बीच में और गणेश का शिरच्छेद हो गया। तो ये एक वेस्टर्न मेथड है, साइको एनालिटिकल टूल्स का उन्होंने उपयोग किया और उनको उपयोग करते हुए एक विशेष कहानी को ठीक से या गलत तरीके से उन्होंने उसका विश्लेषण किया, उसको इंटरप्रेट किया और उसके बारे में अपना विचार रखे। ये पश्चिम का एक तरीका है, इसी प्रकार कई और तरीके हैं। क्या भारत में भी कुछ तरीके हैं ग्रंथों को समझने के, ग्रंथों का विश्लेषण करने के, ग्रंथों का अर्थ और उनका निहित अर्थ को समझने के लिए? तो और अगर वो तरीके हैं तो कौन से तरीके हैं? तो उन चीजों को देखते हुए हमने 2 कोर्सेज की कल्पना की है। पहला कोर्स है प्रमाण सिद्धांत और दूसरा है वाद परंपरा एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ नॉलेज। तो इन 3 कोर्सेज के माध्यम से आप लोग 2 कोर्सेज भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी ग्रंथ का, किसी भी साहित्य का, किसी भी कथा का किस प्रकार विश्लेषण किया जाना चाहिए, उसके निहित अर्थ को किस प्रकार पकड़ना चाहिए, वो आप समझेंगे। और साथ में तीसरा कोर्स जो पाश्चात्य मेथड है वो भी आप समझेंगे। तो इसके उपरांत जो आप हिंदू स्टडीज के छात्र छात्राएं होंगे, आप कैपेबल होंगे कि जो हमारे पश्चिम के मित्र हैं वो किस प्रकार से ग्रंथों को समझते हैं, वो समझ तो आपके पास होगी ही, लेकिन उसके अलावा आपके पास ये भी समझ होगी कि भारत को या किसी भी ग्रंथ को भारतीय पद्धति से किस प्रकार समझना चाहिए। ये आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, स्किल और एनालिटिकल टूल्स होंगे। तो ये 4 हैं। और 5वीं थीम थी डिसिप्लिन्स की। तो अब डिसिप्लिन्स का क्या अभिप्राय है? तो हमने जैसे पहले बात की कि जो पहले 3 थीम्स हैं, ये 4 थीम्स हैं, हिंदू प्रिंसिपल्स, मेथड्स फॉर एनालाइजिंग नॉलेज, हिंदू प्रैक्टिसेस और लैंग्वेज। ये जब सब आप चीज पढ़ेंगे और इनके विषयों के बारे में गहराई से आप समझेंगे, तब धीरे धीरे आपकी एक भारतीय या हिंदू दृष्टि विकसित होगी। और इस दृष्टि को लेकर फिर आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप कोई भी आधुनिक विधाएं जो हैं, इतिहास, इकोनॉमिक्स, विधि, समाजशास्त्र, संस्कृति, राजनीति शास्त्र इत्यादि, कोई भी आधुनिक विषय विधि के बारे में आप 4 कोर्स पढ़ें। दे कैन बी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, दे कैन बी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसी भी एरिया में आप पढ़ें और उनको भारतीय दृष्टि से समझने की कोशिश करें और पश्चिम की दृष्टि से भी आप समझने की कोशिश करें। वो तो सरल है क्योंकि पूरी दुनिया वो कर रही है। तो इस प्रकार से आप आधुनिक विषयों को, आधुनिक समस्याओं का विश्लेषण, उनके ऊपर चिंतन, उनके बारे में क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, एक अलग तरीके से उनके बारे में आप डेवलप करने का कई कैपेबिलिटी प्राप्त करेंगे।
तो इसलिए ये जो डिसिप्लिन्स हैं इसमें 4 इलेक्टिव कोर्सेज हैं, और ये हर विश्वविद्यालय जो ऑफर करेगा वो अपनी रुचि, अपनी एक्सपर्टीज और छात्रों की रुचि के अनुसार कोई भी 4 कोर्स, वो भाषा से संबंधित हो सकते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी से संबंधित हो सकते हैं, इत्यादि वो कर सकता है। तो ये मोटा मोटा हमारा स्ट्रक्चर है, हिंदू स्टडीज क्या है, और 4 सेमेस्टर्स में कौन कौन से कोर्सेज होंगे उसका यहाँ उल्लेख किया है कंसाइसली। और अंत में मैं आपको 3 स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा जो 3 कंपलसरी कोर्सेज इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। पहला कोर्स है तत्व विमर्श, दूसरा कोर्स है प्रमाण सिद्धांत, तीसरा कोर्स है वाद परंपरा ज्ञान का आयोजन संरक्षण। और इस संदर्भ में तत्व विमर्श में मैं जल्दी से जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा टेस्टिमनीज फ्रॉम भारतीय थिंकर्स एंड फॉरेन स्कॉलर्स, कि हिंदू शब्द के बारे में भारतीयों का और विदेश के लोगों का क्या चिंतन रहा है, उसके बारे में एक जनरल सर्वे। भारत की ज्ञान परंपरा क्या है, हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख आचार्य हैं, कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर चीज के बारे में बहुत गहराई से जानना चाहिए, लेकिन कम से कम मोटा मोटा अगर कोई पूछे कि वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य क्या हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि गणादृषि, उस संदर्भ में हमें उनका नाम उल्लेखित करना चाहिए। तो इस प्रकार 18-20 ज्ञान और विद्याएं हैं, उन विद्याओं के प्रमुख आचार्य क्या हैं, उन विद्याओं का नाम क्या है, ये पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है पदार्थ, तत्व और आत्मा के बारे में भारत में क्या चिंतन हुआ है, और किन किन बिंदुओं पर ये जो विभिन्न आस्तिक एवं नास्तिक धाराएं हैं, एक मत हैं, उसके बारे में थोड़ा गहराई से आप लोगों को बताया जाएगा। चौथा बिंदु है पैरेलल सोवरेनिटी प्रिंसिपल्स फॉर द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और हिंदू दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जहां फेमिनिन, स्त्री और पुरुष दोनों के संदर्भ में ब्रह्म की कल्पना की गई है, और कहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप वैदिक वांग्मय में जाएं तो जो ब्रह्म तत्व है, अल्टीमेट जो रियलिटी है, वो तीनों जेंडर्स में, तीनों लिंगों में उसका उल्लेख होता है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग के संदर्भ में उसका उपयोग होता है, उसी तत्व को मैस्कुलिन सेंस में ईश्वर या पुरुष कहा गया है, और उसी तत्व को फेमिनिन सेंस में देवी या अम्बा, उससे विवरण उसका किया गया है। और उस संबंध में और थोड़ा गहराई से हम लोग जाएंगे तो ये पैरेलल सोवरेनिटी प्रिंसिपल्स फॉर द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन, उसी संदर्भ में थोड़ा आगे इस कथा को ले जाएंगे, और शक्ति और प्रकृति के बारे में चर्चा होगी। और उसके उपरांत भारत का जो चिंतन है, एक दो मोटी मोटी धाराएं, जैसे डॉक्टर शुक्ला जी बता रहे थे, एक आस्तिक धारा थी और या है, एक नास्तिक धारा है। आस्तिक धारा में अगर आप वेदांत की तरफ जाएं तो अल्टीमेटली उनका विचार होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक है, सब में एकत्व है। और अगर आप बौद्ध और जैन दर्शन की दिशा में जाएं तो वहां पर भी एक दूसरे तरीके से उसी बात को प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंस है। और या आप उसको पूरे ब्रह्मांड में एकत्व देखें या इंटरडिपेंडेंस देखें, उसका लॉजिकल आउटकम ये होता है कि आप हर चीज को स्वीकार करना सीख लेते हैं। तो वो दैट इज द बेसिस ऑफ स्वीकार्यता, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। और उसके बाद उसी के ऊपर थोड़ा और गहराई से चिंतन है, और अंत में हम 3 शब्दों के ऊपर गहराई से थोड़ा चर्चा करेंगे इस कोर्स में। वर्ण क्या है, जाति क्या है, कास्ट क्या है। मे भी 1-2 महीने बाद अगर समय होगा और हमारे द्विवेदी जी कहेंगे तो मैं कास्ट शब्द के ऊपर एक लेक्चर दूंगा। दूसरा कोर्स है प्रमाण सिद्धांत, ये मेथड्स से संबंधित है और इसका भी थोड़ा विस्तार से विवरण है। और इसके अंदर इस विषय में
जो आखिरी का जो भाग है उसमें ये आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी कि जो प्रमाण जिनका हम उपयोग न्याय शास्त्रों में और लॉजिक के एरियाज में बहुत ज्यादा करते हैं, उनका इस्तेमाल हम किस प्रकार आधुनिक विद्या को, आधुनिक नॉलेज को, आधुनिक ज्ञान को एनालाइज करने में किस प्रकार से कर सकते हैं। सो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू यूज this idea of praman, different types of praman, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, टू एनालाइज मॉडर्न टेक्स्ट्स। आप तभी हम जो सब चीज पढ़ रहे हैं वो प्रासंगिक या कंटेक्चुअल हो पाएंगी। और तीसरा कोर्स होगा वाद परंपरा एवं ज्ञान का आयोजन, विकास एवं संरक्षण। तो इसमें भी इसका थोड़ा गहराई से विवरण है यहाँ पर इस स्लाइड में, समय की अनुपलब्धता के कारण मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। और अंत में मैं 3 स्लाइड दिखाना चाहता था, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं कि जब जैसे जैसे हम इस हिंदू स्टडीज प्रोग्राम में प्रविष्ट होते जाएंगे, हम सभी लोगों को, और हम सभी से मेरा अभिप्राय है, हम टीचर्स, आचार्यों से भी हमें ये प्रयास करना चाहिए, और जितने छात्र छात्र हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए कि हम जब कुछ शब्द जो हमारे हिंदू शब्द से संबंधित हैं उनका उपयोग करें, तो हम उनका जो भारतीय रूप है उसी का उपयोग करें, क्योंकि उसको जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो अपना मीनिंग खो देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अंग्रेजी में धर्म शब्द लिखना चाहते हैं तो हमें धर्म शब्द का ही उपयोग करना चाहिए, रिलीजन और मजहब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम हिंदी में क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो हिंदी में उसको हमें रिलीजन के रूप में लिखना चाहिए बनिस्बत के धर्म के रूप में, क्योंकि रिलीजन का कोई इक्विवेलेंट हिंदी में नहीं है और धर्म का कोई इक्विवेलेंट अंग्रेजी में नहीं है। तो ये कोई आइडियोलॉजिकल आग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को सही प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो अंग्रेजी में अगर हमारा आशय धर्म शब्द का उपयोग का है तो हम उसको अंग्रेजी में धर्म ही लिखें। अगर हिंदी में हम रिलीजन शब्द का उपयोग करना चाहते हैं तो हिंदी में हम रिलीजन ही उसको लिखें, क्योंकि हिंदी में रिलीजन के इक्विवेलेंट कोई शब्द कम से कम मुझे समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार संप्रदाय हिंदी या संस्कृत में शब्द है, वो सेक्ट अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो अंग्रेजी में भी जो हम लिखें तो हम लिखें संप्रदाय, अंग्रेजी भाषा में संप्रदाय शब्द का उपयोग करना चाहिए। और ये कोई नई चीज नहीं होगी, बहुत सारे लोग जब फ्रेंच कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, रशियन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जर्मन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यों के त्यों वही शब्दों का अंग्रेजी भाषा में उपयोग करते हैं। हम जबरदस्ती उनको अंग्रेजी में रूपांतरित करके उनकी आत्मा को नष्ट कर देते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ और शब्द हैं। आत्मा जो संस्कृत में है वो सोल और स्पिरिट नहीं होती, दर्शन फिलॉसफी नहीं होता, ईश्वर, भगवान, गॉड या खुदा नहीं होते हैं, एंड वाइस वर्सा, गॉड होता है तो वो ईश्वर नहीं होता है। तो अगर हिंदी में हम गॉड ही लिखें अगर हमारा अभिप्राय गॉड है। मन, माइंड नहीं होता है, और ये क्यों नहीं होता है ये सब आपको कोर्स में आगे पढ़ाया जाएगा, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा गहराई में। प्रामाणिक शब्द है, प्रामाणिक अंग्रेजी में अथॉरिटेटिव के रूप में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, शिष्य को हम डिसाइपल के रूप में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, देवता डेमीगॉड नहीं होते हैं, मूर्ति आइडल नहीं होती है, मंदिर टेम्पल नहीं होता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, प्रेम लव नहीं होता है, असुर दैत्य राक्षस डेमंस नहीं होते हैं, शरीर बॉडी नहीं होता है, पदार्थ मैटर नहीं होता है, द्रव्य मैटर नहीं होता है, राष्ट्र और देश ये अलग अलग शब्द हैं, राष्ट्र और देश के बीच अर्थ का भिन्नता है और वो नेशन नहीं होता है, वर्ण कास्ट नहीं होती है, जाति कास्ट नहीं होती है, शास्त्र स्क्रिप्चर नहीं होता है, पीस शांति नहीं होती है। एक एग्जांपल देता हूं शांति के ही संदर्भ में, आपको शायद समझ में आए। तो पीस जो अंग्रेजी में है वो अगर आप उसकी एटिमोलॉजी या उसका थोड़ा गहराई से उसको एनालाइज करें और डिक्शनरी में खोजें उसकी एटिमोलॉजी, तो पीस जर्मन, और जर्मन से भी पहले लैटिन से एक शब्द निकला पैक्स, PAX। पैक्स
धीरे पहले जर्मन में आया और फिर अंग्रेजी में रूपांतरित होकर पीस बन गया। अब पैक्स जो लैटिन में मूल शब्द था, उसका क्या अभिप्राय था? वो संस्कृत से निकला, वो बहुत पहले। और पैक्स का अभिप्राय है कि जब दो पक्ष होते हैं, तो पक्ष में भी PAKSH हुआ, पैक्स में PAX हुआ। दो पक्ष अगर दोनों के बीच लड़ाई हो रही है और अगर समझौता हो गया कुछ, तो उसको बोलते हैं पैक्ट हो गया, पैक्स हो गया। इसीलिए अंग्रेजी में या पुरानी हिस्ट्री की किताबों में पैक्स रोमाना, इस तरीके से, ये रोमन पैक्ट। तो दो पक्षों के अंदर जब समझौता हो गया तो वो पैक्स हो गया, या वो पीस स्थापित हो गई। शांति का अभिप्राय थोड़ा अलग होता है। हाँ, शांति शम शब्द से संबंधित है कि मान लीजिए कहीं लकड़ी है, अग्नि है, जल रही है, धीरे धीरे सब गर्मी, सब ज्वलनशीलता सब समाप्त हो गई और सब धीरे धीरे शमित हो गया, शांत हो गया, सेटल डाउन हो गया, वो शांति है। तो दोनों शांति और पीस के बीच में इक्विवेलेंस हम स्थापित करते हैं, तो ना तो हम पीस समझ पाते हैं ना शांति समझ पाते हैं, और ये बौद्धिक स्तर पर ये हमारी कमजोरी है। तो इसीलिए शांति पीस नहीं है। ऋषि और मुनि जो होते हैं, सेज और होली मैन नहीं होते हैं, गुरु टीचर नहीं होता है, कला आर्ट्स और क्राफ्ट नहीं होती है, शास्त्रीय जैसे शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक नहीं होता है, पंडित प्रीस्ट नहीं होता है, माया नेचर नहीं होती है, स्त्री महिला नारी वुमेन नहीं होती है, औरत नहीं होती है। एक्चुअली औरत शब्द आप लोग थोड़ा गूगल करिएगा, ये सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में भी इस शब्द का उपयोग नहीं होता है, बहुत ही बुरा शब्द है, ये हमको स्त्रियों के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अरब में भी इसका उपयोग नहीं होता है औरत शब्द, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो स्त्री महिला नारी औरत नहीं होती है, न्याय जस्टिस नहीं होता है, इंद्रियां सेंसर्स या सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मोक्ष निर्वाण सेल्वेशन नहीं होता है, और प्राण जो है वो लाइफ नहीं होती है। इसी प्रकार ये सूची आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मोटा मोटा 30-35 शब्द कुछ ध्यान में आए तो उनको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए ये जो हिंदू स्टडीज का कोर्स है ये निर्मित किया गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग पहले बैच में इस कोर्स में आए हैं। और इसी श्रृंखला में, इन लेक्चर्स की श्रृंखला में आज संध्या को 3 बजे जो ये हिंदू शब्द है, इसके बारे में मैं कुछ 30-40 मिनट आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करना चाहूँगा, तो कृपया ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हिंदू शब्द है ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। हिंदू शब्द क्या है, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, क्या वो आयातित शब्द है, क्या वो मौलिक शब्द है भारत का, और क्या हिंदू और हिंदुज्म और ब्राह्मणिज्म एक है या नहीं है। तो पहला लेक्चर इस हिंदुज्म हिंदू ब्राह्मणिज्म में आज होगा, आज शाम को 3 बजे। और फिर 20 तारीख को 2 लेक्चर्स मैंने और रिक्वेस्ट किए थे सदाशिव जी को, तो 20 को दोपहर को दूसरा लेक्चर होगा हिंदू शब्द के ऊपर, और तीसरा लेक्चर जो होगा वो 20 की संध्या को होगा 3 बजे हिंदुइज्म के बारे में। तो इन चीजों के बारे में अगर हम थोड़ा गहराई से और ध्यान से समझेंगे तो बहुत चीजें धीरे धीरे सरल होती जाएंगी, हमारी शब्दावली सुधरती जाएगी, और हम जो ये हिंदू स्टडीज का जो उपक्रम है उसमें हम ठीक से आगे प्रगति करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 10-15 मिनट अगर हमारे कन्वीनर साहब जो हैं वो हमें परमिशन करें तो कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, जैसे सदाशिव जी बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। नमस्कार सर, आपसे अनुरोध रहेगा कि यह जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे छात्रों के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। तो मैं प्रोफेसर द्विवेदी जी को ये मैं ईमेल से प्रेषित कर दूंगा और वो आप लोगों से इनको आपके साथ शेयर कर सकेंगे। सर एक ये निवेदन था। नमस्कार सर जी, एक ये निवेदन था, और ऐसी कौन सी रिकमेंडेटरी बुक्स हम पढ़े जिससे हमारा और नॉलेज एनहांस हो इसमें? तो आपके जितने भारत अध्ययन केंद्र BHU के जो शिक्षक गण आचार्य गण होंगे वो आगे इसी संदर्भ में जो ये 3 कोर्सेज हैं उसके बारे में विस्तार से आप लोगों के पास सामग्री, पठन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। उनमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनके पास उसकी सूची भी है, तो उसके बारे में हम लोगों ने काफी विचार किया है, विमर्श किया है। वो सूची और डेवलप भी होती जाएगी, तो
आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने आचार्यों से बात करें, और उनके पास काफी सामग्री इस दिशा में उपलब्ध है। और अगर मेरे पास कुछ और नई चीज होगी तो मैं आप लोगों के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय सदाशिव जी के माध्यम से आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। सर एक ये भी जिज्ञासा थी कि जैसे ये फर्स्ट टाइम कोर्स शुरू हुआ है हमारे सौभाग्य से, और हमने एडमिशन ले लिया, तो सर इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप होगा? जी, तो जैसे मैंने बताया कि पहला तो पहला उपयोग ये होगा कि आप लोग आधुनिक जगत को भारतीय दृष्टि से विश्लेषण करने की कला सीखेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश बहुत लोगों के पास नहीं है। ये पहला बैच होगा जो मान लीजिए अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन करना है, तो जो लोग डिसिप्लिन्स में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ कोर्सेज लेंगे, वो अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याओं को भारतीय दृष्टि से, हिंदू दृष्टि से समझने की कला सीखेंगे। और ये जब आप टेक्निक सीखेंगे ना, तो इसका उपयोग बहुत जगह होगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, विदेश नीति, सैन्य नीति, हर जगह होगा। लेकिन ये सब चीजें विकसित होने में थोड़ा समय लेंगी। ये तो लंबी कहानी मैंने बताई। दूसरी कहानी, अगर हरि की इच्छा हुई तो इसको शायद नेट में भी शामिल हो जाएगा, और उसके कारण फिर आप जब लोग पीएचडी अगर इसी क्षेत्र में करना चाहेंगे तो वो भी एक इसकी उपयुक्तता बढ़ेगी। तीसरी, जैसे जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में ये हिंदू अध्ययन वाला विषय स्थापित होता जाएगा, वहां पर टीचर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की भी आवश्यकता बढ़ेगी। और आप लोग बैच हैं, पहले बैच हैं पूरे भारत में, एक्चुअली पूरे विश्व में, तो आप लोगों के पास अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करेंगे, उसमें निष्णात होंगे, मजबूत होंगे, तो उन पोजीशंस में भी आप लोग अपना अधिकार जमा सकेंगे। ये मोटी मोटी 4-5 चीजें, और आगे फिर देखिए क्या होता है। यूपीएससी में होना चाहिए, बहुत सारी जगहों में होना चाहिए, लेकिन अभी तो हम सिर्फ आरंभ कर रहे हैं, तो हमें बहुत दूर की सोचना चाहिए, लेकिन उससे चिंतित नहीं रहना चाहिए। सर ऐसे भी कोई प्लेटफॉर्म्स है उस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उसका क्या सर्वे होगा? मैं मतलब आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, कि मतलब हम इस स्टडी है या इन सब बातों को भारत में तो पढ़ ही रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सके। हाँ, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तो अब जैसे एक जर्नल है हिंदू स्टडीज का, और उसमें सब हम लोग जैसा सोचते हैं, जो हिंदू दृष्टि है, उस प्रकार से चीजों को व्यक्त करने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। तो अगर हम इस परंपरा में इस विशेष तरीके से पठन पाठन करेंगे, तो कुछ जर्नल्स हैं हिंदू स्टडीज के, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है हिंदू स्टडीज का एक जर्नल, कुछ और भी रिलेटेड जर्नल्स हैं, उनमें आप प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप ठीक से चिंतन करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से चिंतन करते हैं, तो इस पूरी दिशा में लोगों ने पुस्तकें नहीं लिखी हैं, लोगों ने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा व्याप है, पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। तो आप लोग ठीक से ध्यान लगाकर पढ़िए, विचारशील रहिए, एनालाइज करिए और प्रयास करिए कि इसमें श्रेष्ठ बने। बस इतना ही है। धन्यवाद सर। सर एक सवाल पूछना था सर। मेरा नाम कमांडर प्रताप पवार है, और मैं कवि कुलगुरु यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडीज का छात्र हूँ। सर मतलब इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन एक सबसे पहला रोड ब्लॉक जो आता है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से हम काफी डिपेंड हैं अपने प्राध्यापक और अध्यापकों के लिए की तरफ से। तो कोई बेसिक सीखने के ट्विटर या कोई गाइडेंस ऑनलाइन अगर अवेलेबल है आपकी नॉलेज में, तो उससे काफी लाभ होगा हमको। हम ऑन आवर ओन वी कैन स्टडी एंड देन मतलब जो अभी अध्यापक जो समय इन्वेस्ट करते हैं हमको सिखाने में, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन संस्कृत तो आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि संस्कृत समझे बिना भारत को और भारत के दर्शन को और भारत के साहित्य को, ग्रंथों को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश चीजें संस्कृत में ही लिखी हैं। और उस संदर्भ में एक परिचयात्मक संस्कृत कोर्स भी है इसमें, तो वो द्विवेदी जी ने ही पूरा उसका डिटेल में बनाया है।
एंड आई थिंक इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स, लेकिन थोड़ा सा ये जो माइंडसेट है, और इस माइंडसेट से मैं भी ग्रस्त रहता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी और ये जो कुछ है, लेकिन वो माइंडसेट अगर हम थोड़ा रिलैक्स होकर के देखें और थोड़ा कोशिश करें तो उसमें प्रगति होगी। और अब ऑनलाइन तो एक हिंदू स्टडीज वाला एक इसमें व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, तो उस पर भी अब मुझे कुछ दिखेगा तो मैं शेयर करूंगा कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। लेकिन ये बहुत आवश्यक होगा कि हम सभी लोग, और मैं खुद भी बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, लेकिन हम सभी लोग अपने संस्कृत में जो प्रोफिशिएंसी है उसको बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम मूल ग्रंथ को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उनकी समझ नहीं विकसित करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देन वी विल रिलाई ओनली ऑन ट्रांसलेशंस, और ट्रांसलेशंस अधिकांश इनएक्यूरेट हैं। गलत शब्द तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन इनएक्यूरेट तो मैं सेफली कह सकता हूँ। क्यों है वो अलग चर्चा के विषय, लेकिन इनएक्यूरेसीज बहुत हैं, क्योंकि शब्दावलियां ये सब गड़बड़ हैं, वहीं से कहानी शुरू होती है। जी सर, धन्यवाद। सर, एनपीटेल पर एक एडवांस संस्कृत का कोई कोर्स चलता है जो आईआईटी के माध्यम से चलाया जाता है, वो हम लोग के लिए उपयुक्त है क्या? प्रोफेसर द्विवेदी जी बताएंगे ये संस्कृत के कोर्सेज के विषय में, मैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर द्विवेदी जी से बोलूंगा कि वो बताएं, मुझे पता नहीं है। नहीं सर, वो आईआईटी के माध्यम से चलाया जाता था, इसलिए आपसे स्पेशली पूछे। अच्छा, वो आईआईटी खड़गपुर वाले शायद चला रहे होंगे। नहीं, पढ़िए ना, उसमें क्या हानि है, पढ़िए उसको। एडवांस हम लोग तो यहाँ परिचयात्मक संस्कृत है, तो परिचयात्मक सीखिए और एडवांस भी सीखिए, एडवांस भी सीखिए। संस्कृत तो बहुत बड़ा सागर है, उसमें आप जितना गहराई में जाएंगे आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखेगी हर दृष्टि से। वो कुछ और सर, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अगर इसमें हम रिसर्च करना चाहेंगे तो फिर हमें फिलॉसफी में नेट देना होगा? नहीं, अभी इच्छा होगी तो हिंदू स्टडीज नेट में शामिल होगा। जी, थैंक यू सर। सर, इसमें कितना टाइम लग सकता है नेट में शामिल होने में? वो तो हर एक की इच्छा पर है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन उस दिशा में विचार है। मेरा एक प्रश्न है प्रोफेसर तिवारी जी से। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमने वर्कशॉप भी अटेंड की थी। मैं डॉक्टर चंद्रदीप हूँ। वैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, चूंकि हिंदू स्टडीज हमने यहाँ पर शुरू किया है और हमारा भी पहला बैच जो प्रॉपर बैच है वो चल रहा है। हालांकि हमने एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर ही शुरू कर दिया था। तो अभी चूंकि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी यूनिवर्सिटी में लागू की है और देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से हमारा विश्वविद्यालय है जहां पर लगभग 50% हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो हिंदू स्टडीज में भी हमने कुछ चीजों को लाया है। इसमें एक हमने पेपर रखा है सेमेस्टर 4 सेमेस्टर में, आई थिंक, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है। वो चूंकि अब एमफिल खत्म हो गई है यूनिवर्सिटीज में, केवल पीएचडी है, तो हम वो एमफिल का काफी कुछ पोर्शन मास्टर्स में कंप्लीट करवाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि, और हमारे पास अभी फिलहाल कोई एक्सपर्ट नहीं है हिंदू स्टडीज में, तो हम रिसोर्स पर्सन के माध्यम से और जिनको संस्कृत या फिलोसफी का ज्ञान है या हिस्ट्री का ज्ञान है उनके माध्यम से कोर्सेज चला रहे हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन हिंदू स्टडीज में हम किस प्रकार से, जैसे हम हिस्ट्री में तो पता है या बाकी डिसिप्लिन में पता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे करनी है, पर हिंदू स्टडीज के विषय में रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या एक फ्रेमवर्क रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप अवगत करवाएं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ये प्रश्न कम से कम मैंने गंभीरता से इसके ऊपर विचार नहीं किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी एज अ जनरल एरिया वो तो बहुत महत्वपूर्ण है सोशल साइंसेज में, एंड हिंदू स्टडीज उसी एरिया में आता है। उसका बहुत उपयोग होता है। डेटा किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है, डेटा के एनालिसिस कैसे की जाती है, प्रामाणिकता कैसे की जा सकती है। एक पर्टिकुलर एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण होगा हिंदू स्टडीज की दृष्टि से और रिसर्च मेथोडोलॉजी की दृष्टि से, वो है जो अपने चरक संहिता और कई संहिताओं में भी आता है, उसको बोलते हैं तंत्र युक्ति, कि किसी भी डिस्कवरी प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपके किस ग्रंथ को देखते हैं, जैसे चरक को देखें या कुछ और भी अन्य ग्रंथ हैं, तो उस डिस्कवरी प्रोसेस में कुछ लोग 36 स्टेप बताते हैं, कुछ 30 बताते हैं, कुछ 40 बताते हैं, बट रिगार्डलेस
मोटा मोटा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है किस प्रकार से रिसर्च की जानी चाहिए, किस प्रकार से इन्वेंशन किया जाना चाहिए, किस प्रकार से नई मेडिसिन डेवलप करी जानी चाहिए। तो ये चरक तो नई दवाओं के संदर्भ में बताते हैं कि किस प्रकार से नई डेवलप मतलब टेक्निक्स और मेडिसिन डेवलप की जानी चाहिए। तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ये तंत्र युक्त जो है, क्योंकि ये तो सब हम सिर्फ पढ़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं किया हम लोगों ने। इसी प्रकार जैसे ये प्रमाण शास्त्र है ना, ये प्रमाण जो है हमारे 6 प्रमाण हैं, 6 प्रमाणों को अभी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दर्शन के संदर्भ में ही उनका उपयोग होता है, लेकिन ये जो 6 प्रमाण हैं हम रिसर्च करते हैं तो उनको वो अन्वेषण करते समय भी, शोध करते समय भी इन 6 प्रमाणों का उपयोग करना चाहिए और वो भी हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन ये सारे विचार मेरे अभी पिछले 30 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत वैचारिकता की दृष्टि से इसमें बहुत ज्यादा गहराई नहीं हो, लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग उसमें टूल्स हैं डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के, और साथ में ये तंत्र युक्ति और प्रमाण और इन सब चीजों को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में, स्पेशली फॉर कोर्सेज रिलेटेड टू हिंदू स्टडीज। तो वो उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पक्का बना देंगे। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। विषय में सर एक कहूँगा कि अपना जो पाठ्यक्रम है इसमें अधिकरण का विवेचन किया गया है। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम्। प्रोफेसर द्विवेदी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज कम आ रही है सर? बहुत कम आ रही है, क्षीण है। अब नहीं आ रही है। अब बढ़ी सर? हाँ अभी थोड़ा सा सुनाई पड़ रहा है। अब ठीक होगी सर। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् निर्णयश्चेति या संगतश्चेति पंच। ये एक स्वयं तिवारी जी कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। नमस्ते आचार्य जी। बताइए। हालांकि हम तो छात्र नहीं हैं हिंदू स्टडीज में, लेकिन एक दो सुझाव क्या हम दे सकते हैं? अब संक्षेप में बताइए, और क्योंकि आई थिंक समय भी कम हो गया है। अच्छा, बस मेरा एक सुझाव ये है कि जो हमारे हिंदू इसमें सिविलाइजेशन में या जो हमारे हिंदू इतिहास में कुछ ऐसे पक्ष है जैसे संगम लिटरेचर, जो संगम स्टडीज जो तमिलनाडु में, तो क्या इनको भी आगे आप सम्मिलित करेंगे ताकि ये जो हिंदू स्टडीज का जो कार्यक्रम है वो दक्षिण में भी ग्राह्य हो? नहीं तो ग्राह्य किसी भी प्रोग्राम को इसको हम इस दृष्टि से नहीं डेवलप कर रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। इसमें जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के आधार पर इसको डेवलप किया है। बट टू एड्रेस ये पॉइंट, संगम लिटरेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो जिस पर बहुत रिसर्च भी की गई है। वहां पर एक बहुत ही फेमस, अब तो काफी वृद्ध हो गए, उन्होंने रिसर्च भी की है। तो एक्चुअली some of us are already working on some of those elements, and first we are trying to understand कि वो उसका इम्पोर्ट क्या है और उसको कैसे इस हिंदू स्टडीज में इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ओवरलैप है संगम लिटरेचर और विशेषकर जो उनके भाषा के एक्सपर्ट्स हैं प्राचीन, उनकी थ्योरीज और पाणिनि की थ्योरीज के बीच में देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल्स। तो वी आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग सम ऑफ दोज डायमेंशंस। जिज्ञासाएं पूरी हो चुकी हैं। हेलो जी डॉक्टर द्विवेदी, आई कैन हियर यू। आप बोलिए, थोड़ा कम आ रही है लेकिन आप सुनाई पड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिज्ञासाएं विद्यार्थियों की जो भी इसमें सम्मिलित है, श्रोता जिज्ञासु, पूरी हो चुकी हैं। और अब मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को 3 से 4 बजे तक एक और विशिष्ट व्याख्यान प्रोफेसर नचिकेता तिवारी जी का इसके बाद होना है, उसके लिए सभी को पुनः निवेदित करता हूँ कि आप 3 से 4 बजे तक फिर इसी लिंक से जुड़े। उसका शीर्षक है द एंटिक्विटी एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदू।
चलिए इसी लिंक से चलेगा। दूसरा ये है कि आज सवेरे जो व्याख्यान हुआ था इवोल्यूशन ऑफ हिंदू धर्म प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का, उसका द्वितीय